नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी क्लास प्रारंभ करने से पूर्व जो है थोड़ा सा आपको बताऊंगा अपने महाविद्यालय में संचालित होने वाले प्रमुख कोर्से के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे आरबीएस महाविद्यालय में जो है वो ये सारे जो है कोर्स वो संचालित हैं। बीए, बीएससी बायोलॉजी भी है और बीएससी मैथ से भी है। बीकॉम, बीएससी एजी ये हॉनर्स डिग्री है और एलएलबी, डी फार्मा, बीएड और डीएलएड ये सारे जो है कोर्स हमारे महाविद्यालय में जो है वो संचालित किए जाते हैं, जिसमें जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। आप जो है या फिर आप डायरेक्टली जो है वो महाविद्यालय आ करके ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं नीचे जो नंबर दिया गया है इस पे कांटेक्ट करके आप महाविद्यालय आ करके एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा सेकंड चीज़ की हमारे जो है वो बीएससी एजी डिपार्टमेंट की जो है वो क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको बीएससी एजी डिपार्टमेंट में पढ़ाऊँगा और कुछ सब्जेक्ट जो हैं जो थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के एवं फर्स्ट सेमेस्टर के वो मैं आपको जो है वो निरंतर रूप से आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करूँगा। ये जो है आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़िए और कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप मुझसे जो है बेहिचक जो है वो पूछ सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मैं आज की आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज मैं जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सब्जेक्ट जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी सेकेंड, ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी सेकेंड। तो इसमें जो है मोस्टली जो आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी फर्स्ट, तो उसमें क्या है और इसमें क्या है, उसमें बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल हैं आपके इंटमोलॉजी के वो आपको पढ़ाए गए हैं कि इंसेक्ट का मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट का फिजियोलॉजी और जो है इंसेक्ट का जो है हैबिटेट कैसा है वो सारी चीज़ें आप पढ़े हैं। इसमें मोस्टली आपके जो है आप पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। आईपीएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बता रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि आपको सेकेंड में पढ़ना क्या है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ना है और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है आपको फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं मोस्टली लेक्चर जो है शुरुआत करूँगा आपको इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में, ये जो आप जो है स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इकोलॉजी क्या है। इंसेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कीट होता है, तो इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी जो है किसी भी जीव का वातावरण के साथ जो है क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे का जो है उसके वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसका हम अध्ययन किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है ये इकोलॉजी के मैंने आपको बताया जो है। अब बात आती है इंसेक्ट इकोलॉजी, ये जो आप दे रहे हैं इसको हिंदी में बोलते हैं कीट पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, कीट पारिस्थितिकी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें आपका कि कीट पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें कीटों एवं वातावरण जिसमें वे रहते हैं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। कीट पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें कीटों एवं वातावरण जिसमें वे रहते हैं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो कीट पारिस्थितिकी जो है वह विज्ञान होता है जिसमें कीटों के जो है
वो कीटों एवं उसके वातावरण का क्या संबंध है, कीटों का जहाँ पर वो रहता है उसके वातावरण से जो है वो क्या संबंध है, इसका अध्ययन किस में करते हैं हम, कीट पारिस्थितिकी या इंसेक्ट इकोलॉजी में करते हैं। देखिए प्रत्येक जीव का विकास जो होता है वो उसके वातावरण के अनुसार ही होता है। जैसा उसका वातावरण होगा उसी प्रकार से उस जीव का जो है वो विकास होगा। हम प्रत्येक जीव जो है वातावरण में ही जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हर एक जीव को अपने वातावरण के अनुसार जो है वो ढलना होता है। जैसा कि जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं वो अपने आप को जो है ठंडे प्रदेशों के वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो वहाँ का वातावरण होता है उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। और जो गर्म जलवायु में पाए जाने वाले जीव होते हैं वो अपने आप को जो है वो उसी गर्म जलवायु के अनुसार जो है वो अपने आप को जो है वो ढालते हैं। ठीक है ना, उसी के अनुसार रहन सहन, उसी के अनुसार उनकी शारीरिक बनावट, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर की बनावट होती है वो हमारे जो है वो वातावरण के अनुसार ही होती है। जैसा हमारा जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसी के अनुसार, उसी से मिल कर के, ताप दाब हवा से, उसी से मिल करके जो है वो हमारे शरीर के या जीव के शरीर या पेड़ पौधों के जो है वो शरीर का निर्माण जो है होता है। जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाली, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए नागफनी का पौधा। नागफनी का पौधा ऐसे रेगिस्तान में पाया जाता है तो उसमें देखिए कि रेगिस्तान के, जहाँ रेगिस्तान में क्या होता है पानी कमी होती है, तो पौधों में भी जो है वो जो इसके पौधों की जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल मांसल होती हैं, उसमें स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज होते हैं जिससे पानी का जो है लॉस ना होने पाए, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो कहीं ना कहीं वो पौधा जो है उसी के इन्वायरमेंट के अनुसार, उसी की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार ही वो उगता है। वहाँ पर कटीले बीज छूटते हैं, कटीले वन उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी कमी होती है। वही चीज़ जो मैदानी क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में, वो चीज़ उसके अनुसार उसके विपरीत होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव जो है अपनी वृद्धि एवं विकास अपने वातावरण के अनुसार ही करता है। उसकी जो बनावट होती है, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके जो शरीर की निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं वो उसके वातावरण के अनुसार होती हैं। जैसा उसका वातावरण होगा वैसा उसका जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसी ही होगी। तो ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे देखता हूँ कि पारिस्थितिकी क्या है। अभी मैं पढ़ाया था जो है, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी में आता है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राणीशास्त्री यानी जूलॉजिस्ट एच रीटर ने किया था। किसने किया था, थोड़ा मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अक्सर कंपटीशन में यह पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, एच रीटर ने किया था 1968 में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, इसको नोट करते चलिए एक एक पॉइंट को कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जूलॉजिस्ट एच रीटर ने 1968 में किया था। यह जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द ओकोलॉजिस्ट हाउस और लिविंग प्लेस, घर या आवास, यानी जिस प्रकार देखिए, अब देखिए ये शब्द किससे मिलके बना है, एक ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोलॉजी। ओकियोलॉजी क्या है, एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है जिसके क्या कहते हैं, ओकियोलॉजी, जिसका अर्थ क्या होता है, हाउस और लिविंग प्लेस। हाउस और लिविंग प्लेस उसका क्या हो गया, एक प्रकार का इन्वायरमेंट, हमारा रहने का, किसी जीव के रहने का स्थान क्या हो गया, उसका जो हाउस है, उसका जो प्लेस है, एक प्रकार का हमारा हाउस क्या है, इन्वायरमेंट। तो हाउस और लिविंग प्लेस, घर या आवास। और दूसरा लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी करना, अध्ययन या स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजी जो है वो एक प्रकार का, इकोलॉजी एक प्रकार के दो ग्रीक शब्द से मिला है। पहला शब्द है आर्कियोलॉजी जिसका मतलब होता है हाउस और लिविंग प्लेस, घर या आवास, और दूसरा होता है लॉगस, स्टडी या अध्ययन से मिलकर के जो है ये बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा इकोलॉजी शब्द के बारे में।
अब अगला पॉइंट है, इसे जीव के निवास का विज्ञान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीव के निवास का विज्ञान भी कहा जाता है। यानी जीव किस प्रकार से जो है वो उसका रहन सहन है, उसका साइंटिफिक क्या रीजन है, किस प्रकार से उसका जो है वो रहन सहन की प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार से इकोलॉजी जो है वो इसको कहा जाता है। यानी उसके रहन सहन का जो विज्ञान है उसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, देखिए अर्नेस्ट हेकल, ये भी आपका जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पर्पज से हर एक कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। अर्नेस्ट हेकल 1869 के अनुसार, यानी इनके अनुसार क्या डिफिनीशन है? अर्नेस्ट हेकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो है वो कहते हैं। तो अर्नेस्ट हेकल के 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी जो है वो कहते हैं। तो किसी भी जीव के जो है वो, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जीव है वो उसी वातावरण ग्रोथ से डेवलपमेंट करता है प्रॉपर, जो उसके लिए सुटेबल होता है। तो जीव का जो है वातावरण के साथ जो है वो क्या संबंध है, इसी का अध्ययन हम जो है वो पारिस्थितिकी में जो है वो करते हैं। यानी जीव, किसी भी जीवधारी, पेड़ पौधा, मानव, कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, इसका जो वातावरण के साथ संबंध है इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में करते हैं। ई वार्मिंग ने भी कोई डिफिनीशन दिया है 1895 में। इनके अनुसार क्या है कि पारिस्थितिकी जीवों एवं पौधों के उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है ना? तो लगभग ये मिलते जुलती परिभाषा है कि पारिस्थितिकी जो है वो किसी भी जीव, जिसमें पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी ये आते हैं, ये इनके जो है वातावरण का क्या संबंध है उनके साथ, उसी का अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अब वालकर ने भी दिया है एक डिफिनीशन। वालकर 1965 के अनुसार जो है वो जीवधारियों एवं उनके वातावरण के संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये लगभग मिलती जुलती डिफिनीशंस है। अब इसके बाद क्या है? वह स्थान जहाँ कीट रहते हैं उसका आवास हैबिटेट कहलाता है, जो कि चारों ओर के वातावरण की अनुकूलता, एडॉप्टेबिलिटी पर निर्भर होता है। ठीक है ना? तो हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? हम इंसेक्ट इकोलॉजी अध्ययन कर रहे हैं। तो इंसेक्ट इकोलॉजी में क्या है कि जो भी आपके इंसेक्ट हैं वो अपने जहाँ पर वो निवास करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसकी अनुकूलन उसकी उस वातावरण की अनुकूलशीलता पर निर्भर करते हैं, एडॉप्टेबिलिटी। ठीक है ना? तो एडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जीवधारी जिस वातावरण में रहता है वह उसके लिए अनुकूल है कि नहीं है। जब तक अनुकूलनशीलता नहीं होगी उस वातावरण के प्रति, तब तक वह जीव उसमें जीवित जो है वो नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी इन्वायरमेंट आपके अनुकूल नहीं होगा तब तक आप उसमें जो है जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप इन्वायरमेंट से ही जो है वो जीवधारी हवा, प्रकाश, तापमान, ये सारी चीज़ें वो ग्रहण करता है, जो इसकी मुख्य आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है ना? तो इसलिए जैसे आप समझ लीजिए कि आप रह रहे हैं गर्म प्रदेशों में, आपको बहुत सारे ठंडे प्रदेशों में जाकर छोड़ दिया जाए जहाँ पर माइनस जो है 1, 2, 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर क्या है, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर है, ठंडा भी है, गर्म भी है, समशीतोष्ण जलवायु में आप रह रहे हैं, तो आप एकदम ठंडी जलवायु में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपका बॉडी उसके अनुकूल जो है वो नहीं होगा। तो जहाँ पर उसका अनुकूल होगा वहाँ पर वो रह सकता है। जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे ऊँट के लिए, ऊँट रेगिस्तान का
जहाज क्यों होता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेगिस्तान में अपने आप को अनुकूल कर लेता है। जहाँ पर लगभग 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ ऊँट क्या करता है, अपने आप को सरवाइव कर लेता है। यानी वहाँ की जलवायु के अनुसार जो है वो अपने आप को सरवाइव कर लेता है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो वहाँ की जलवायु के अनुसार ही बना होता है। तो वहाँ क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट के लिए क्या है, अनुकूलनशीलता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका जो है वो अनुकूलनशीलता। किसी भी कीट की उस वातावरण में, जिस वातावरण में उसकी अनुकूलनशीलता होगी, वहाँ पर ही वो जो है वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, और यदि वातावरण प्रतिकूल हो जाए तो कीट नष्ट हो जाते हैं और उनकी जीवन क्रियाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उनके वातावरण जो है उनके प्रतिकूल हो जाए तो वहाँ पर जो है वो कीट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर उनके विपरीत इन्वायरमेंट हो जाए वहाँ के लिए तो वो कीट क्या हो पाएंगे, सर्वाइवल जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे, आपका मैं सुटेबल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जैसे जो है आप देखिए सब मच्छर का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे बरसात हो रही है वैसे देखिए तमाम प्रकार के जीव जो है, कीटे मकोड़े, तमाम प्रकार के जो है मच्छरों सर बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है उन कीटों के लिए जो है वो अनुकूल है, बिल्कुल उसमें अडॉप्ट कर ले रहे हैं वो। यही जैसे जैसे जो है आपका नवंबर दिसंबर जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे जो है ये कीट मच्छर ये कम होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आता है कि जब बिल्कुल मच्छर नहीं रहते हैं, बिल्कुल दिसंबर के महीने में, तो उस समय इसका मतलब क्या है, उस समय का जो टेम्परेचर है वो कीट के वृद्धि विकास के विपरीत है, उसमें जो है वो एडॉप्ट अपने आप को नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या है, उनके जो एग लार्वा एडल्ट्स होते हैं उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनके लिए सर्वाइवल नहीं हो पाता है, तो उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर जो है वो लिखी गई है कि यदि वातावरण प्रतिकूल हो जाए तो कीट नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनके विपरीत वातावरण अगर हो गया तो वो कीट वहाँ पर सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट देखता हूँ, कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अनुकूल वातावरण प्राप्त करता है जिससे उनकी जीवन क्रियाएं ठीक प्रकार से चलती रहती हैं। ठीक है ना, तो कीट जो है अपने आप को बचाए रखने के लिए पूरा प्रयास करता है। ठीक है ना, कि वो जहाँ पर वो अनुकूल वातावरण है वहाँ पर वो जा कर के छिप जाता है, वहाँ पर जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है कि वो अपने लाइफ साइकिल को सुचारू रूप से जो है वो चला सके। तो फिर जब सर्वाइवल कंडीशन आएगी तो फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करता है कि जहाँ पर उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पर वो चले जाते हैं और पुनः जब उनके लिए आती है कंडीशन तो वो पुनः जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अपना हर एक जीव अपने जीवन को बचाने के लिए एक सेफ स्थान खोजता है। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई आपदा आती, विपरीत आती है, तो हम भी एक सेफ स्थान की ओर भागते हैं कि जहाँ पर अपने जीवन को हम बचा सकें। तो वैसे ही कीट जो है एक विपरीत वातावरण की परिस्थितियाँ आने पर वो भी अपने आप के अपनी लाइफ साइकिल को बचाने के लिए जो है वो अपने अनुकूल वातावरण की तरफ जो है वो जाता है जहाँ पर अपने जीवन को वो जो है वो बचा सके। तो बस यही चीज़ इसमें जो है वो कही गई है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले 1935 में किया था। ये भी अक्सर जो है विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो इसमें भी आप लोग याद रखिएगा। और कि सर्वप्रथम इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले ने जो है वो किया था। किसमें किया था? 1935 में किया था। इनके अनुसार क्या है, इन्होंने एक डिफिनीशन दी है, ये देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो पर्यावरण के जीवी तथा अजीवी नॉन लिविंग सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है।
तो पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो पर्यावरण के जीवी तथा अजीवी नॉन लिविंग सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। तो एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जिसे पर्यावरण के जीवी का मतलब होता है बायोटिक, जीवी का मतलब होता है बायोटिक, और अजीवी का मतलब है एबायोटिक। ठीक है, तो जीवी और अजीवी समझ लीजिए, यानी बायोटिक और एबायोटिक। जीवी मतलब वे जीवित जीव जो वातावरण में रहते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरस हो गए। तो ये जो है आपके जो है बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं आपको जो है समझा देता हूँ। चलिए आइए जो है, तो ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, समझने की बात है। जैसे आपके हो गए, बायोटिक का मतलब होता है जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आ गए आपके प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, डिकम्पोजर, मतलब जितने भी ये जीव हैं आपके, वो सारे आपके जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी इसको हम जो है वो कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आप इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे आपके वाटर यानी जल, टेम्परेचर, आपका एयर, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, लाइट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं मोस्टली। तो आप लोग ध्यान से जो है इसको नोट कर लीजिएगा कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो आपके इकोसिस्टम के होते हैं वो हैं आपके
बायोटिक में आते हैं प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, डिकम्पोज, मतलब जितने भी जो है वो जीवधारी होते हैं, जीवित जीव होते हैं, वो आपके आते हैं जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स में। और जो नॉन लिविंग होते हैं यानी जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, वो सब आपके नॉन लिविंग्स में आते हैं, जैसे वाटर, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम चलते हैं। अब इसके बाद आता है इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये भी एक शब्द की जो परिभाषा है, इसमें भी आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है वो एक प्रकार से कार्यात्मक इकाई होती है। किसकी होती है? आपके वातावरण की, आपके प्राकृतिक वातावरण की एक कार्यात्मक इकाई होती है। यानी इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी होता है वो वातावरण यानी आपके नेचुरल इन्वायरमेंट को चलाने के लिए एक इकाई होती है। यानी जो आपका प्राकृतिक वातावरण, जो प्रकृति होता है, प्रकृति से संबंध किसका है? प्रकृति में पाए जाने वाले सारे जीवधारियों से है, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों से है। तो यही जो है वो आपके पारिस्थितिक क्या करते हैं? संचालित करते हैं। इसकी जो एक कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है? नेचर। तो ये एक डिफिनीशन बहुत अच्छी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ब्रांच। अब आइए अगली डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। अगली डिफिनीशन है हमारी जो है वो ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की जो है वो शाखाएं। तो पारिस्थितिकी की कितनी शाखाएं जो है वो ब्रांचेस ऑफ पारिस्थितिकी शाखाएं। तो जो है एक वैज्ञानिक थे किर्चनर। 1986 ने पारिस्थितिकी को मुख्यतः 2 शाखाओं में बांटा था। कितनी? 2 शाखाओं में जो है वो विभाजित किया था। पहली क्या शाखा थी? स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी, और दूसरी थी समपारिस्थितिकी यानी सिंको इकोलॉजी। तो किर्चनर ने जो है वो दो भागों में पारिस्थितिकी को जो है वो डिवाइड किया था। पहला ऑटो इकोलॉजी और दूसरा सिंको इकोलॉजी। तो देखते हैं कि ये ऑटो इकोलॉजी क्या है यानी स्वपारिस्थितिकी क्या है। तो इसमें जो है स्वपारिस्थितिकी जो है क्या है कि जब किसी एक जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर वातावरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जब किसी एक जीव विशेष अथवा एक ही जाति के जीवों के सामूहिक जीवन पर वातावरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जब किसी विशेष जीव को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्लांट्स को ले लिए, केवल हम प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं और किसी जीव को नहीं ले रहे हैं नॉन लिविंग, तो वो क्या हो गया? स्वपारिस्थितिकी हो गया। जब हम किसी विशेष जीव के जो है रहन सहन, उसके वातावरण के साथ उसका क्या संबंध है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका फीडिंग हैबिटेट क्या है, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका जो है वो स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका जो है वो लेडी बर्ड बीटल। क्या है? लेडी बर्ड बीटल। ठीक है ना। तो ये देखिए इसी के केवल हम जैसे ये इसका फीडिंग हैबिटेट क्या है, इसका इन्वायरमेंट में लिविंग फंक्शन क्या है, इसका किस प्रकार से ये जो है इसका हैबिट्यूअल है, कब ये एग लेइंग करता है, कब इसका जो है डैमेजिंग क्या है, तो इसका वातावरण क्या है, इसका जो सर्वाइवल टेम्परेचर है वो क्या है, इसका डाइपोस्ट टेम्परेचर क्या है। जब इसका हम अध्ययन करेंगे, एक विशेष जीव का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो आएगा। ठीक है। ये एक प्रकार का जो है आपका जो है प्रेइंग इंसेक्ट के अंतर्गत भी आता है। ये शिकारी कीट की भी जो है वो श्रेणी में आता है। इसको क्या कहते हैं? शिकारी कीट। ये जो है वो शिकार करके जो है वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? शिकारी कीट के अंतर्गत आता है, यानी प्रेडिएटर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिएटर। प्रेडिएटर इंसेक्ट। उसका भी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपका जो है वो लेडी बर्ड बीटल है। आप लोग याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है सपारिस्थितिकी यानी साइनिको इकोलॉजी।
साइनिको इकोलॉजी क्या है, इसमें किसी एक जीव किसी एक स्थान पर मिलने वाले समस्त समुदाय और वहाँ के वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसमें किसी एक स्थान पर मिलने वाले समस्त समुदाय, कम्युनिटी और वहाँ के वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो है जो एक प्रकार का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को जो है एक प्रकार से एक समूह को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है ना, एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ग्रुप को हम एक समूह कहते हैं, और जब एक या दो समूह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम समुदाय कहते हैं। ठीक है ना, तो समूह और समुदाय में आप डिफरेंस जो है वो समझ गए होंगे। फिर से आप समझ लीजिए, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है उसको एक समूह कहते हैं, और जब समूह जो है दो या दो से अधिक जो समूह बनता है उसको हम जो है समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द डिफरेंस विद द ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। तो इसमें किसी एक स्थान पर मिलने वाला समस्त समुदाय, इसमें जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जो उसकी कम्युनिटी है, समुदाय है, और वहाँ के वातावरण के और उसके वातावरण से उन समुदाय का क्या संबंध है, किस प्रकार से जो है वातावरण संबंधित हैं, वातावरण की जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट को, उससे उनका क्या संबंध है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारी समपारिस्थितिकी अंतर या साइनिको इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब समपारिस्थितिकी को पुनः 3 उप विभागों में बांटा गया है। अब इसके पुनः 3 उपविभाग कौन कौन से हैं? पहला है समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर ही जंतु जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित पॉपुलेशन तथा इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी विशेष स्थान पर जो जनसंख्या का एक ग्रुप होता है जिसको हम समष्टि कहते हैं, उनका वातावरण के साथ जो है वो क्या संबंध है उसका हम अध्ययन इसके अंदर करते हैं, समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो हम करते हैं। ठीक है, अगला है समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जात के जीवधारियों लाइक एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस इटीसी की समष्टियों द्वारा निर्मित जैविक समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी तथा इसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दो या दो से अधिक ग्रुप को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो जब एक से अधिक समुदाय मतलब एक से किसी भी समुदाय में जब अलग अलग प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, जैसे उसी समुदाय में प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, मानव भी पाए जा रहे हैं, और उसी में जो है जो आपके सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस वो भी पाए जाते हैं, तब उनका एक समूह में जो एक समुदाय के रूप में हम जब सभी जीवों का हम एक के वातावरण के साथ क्या उनका संबंध है इसका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समुदाय पारिस्थितिकी। यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का जब हम एक साथ जो है उनका वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है। अब अगला है पारिस्थितिकी तंत्रीय इकोसिस्टम इकोलॉजी। तीसरा क्या है, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसके अंतर्गत जो है किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक घटकों के पारिस्थितिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से उनके पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जो है जैविक एवं अजैविक घटकों, ठीक है ना। अभी तो आपने पढ़ा था कि एक ही जो बायोटिक कंपोनेंट्स के कई अलग अलग जो जीव हैं उनका अध्ययन, तो इसमें क्या हम करते हैं अध्ययन कि जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि सारे पेड़ पौधे जीव जितने भी जीवधारी होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, और जितने अजीवधारी होते हैं वो सब एबायोटिक में आते हैं। तो जीवधारी जो आपके बायोटिक हैं और एबायोटिक दोनों का हम कंबाइंड जब एक साथ जो है वो उनका वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्री या इकोसिस्टम या इकोलॉजी जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट में हम देखिए, हमने ये एग्जाम्पल दिया था
ये जैसे आपका समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में, ये क्या कहते हैं पारिस्थितिकी के बारे में, समष्टि पारिस्थितिकी। ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये समष्टि पारिस्थितिकी है, कि इसमें देखिए जितने भी इंसेक्ट हैं उनका किस प्रकार से जो है, जो एक ग्रुप में इकट्ठा हैं, इस प्रकार से इनका हम अध्ययन जो है वो कर रहे हैं। तो ये समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका है। इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो आपका मैंने पीछे दिया था, जिसे पारिस्थितिकी तंत्रिकी में जो है वो, कि एक स्थान से जो है इसमें जो है जो जैविक होते हैं, अजैविक जो घटक होते हैं, उनका हम एक साथ जो है वातावरण के साथ जो है क्या संबंध है, इसका हम अध्ययन जो है वो करते हैं। तथा इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह है, यानी जो एनर्जी फ्लो है, जैसे आप पढ़े होंगे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सारी चीज़ें जो आप इकोसिस्टम का जो एक प्रकार का खाद्य जाल है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो उसी में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य जाल के रूप में जीवों में आपस में। तो उसका भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं, यानी ऊर्जा का प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण का खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम जो है किस प्रकार से जो है जैविक एवं अजैविक तत्वों के बीच जो है वो खाद्य जाल का जो एनर्जी फ्लो होता है उसका भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जो है वो मिलेंगे। आप लोग जो है अगर किसी छात्र का कोई प्रश्न होता है तो आप जो है हमारे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के चैनल के माध्यम से आप हमसे जो है वो बेहिचक पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद आप सभी का।